जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल शिक्षा रथ के सर में। साथ ही आज हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि। दोस्तों क्या है जो कि फिजिक्स का पार्ट है, ध्वनि आज हम पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th का है। आइए समझते हैं। ध्वनि एक प्रकार की तरंग है जो वायु अथवा अन्य माध्यमों में दबाव और घनत्व के परिवर्तन के रूप में चलती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है जो हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें सुनने की अनुभूति होती है। यानी किसी भी वस्तु में जब कंपन होता है तब जाकर के ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ध्वनि जो है किसी भी वस्तु में कंपन होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी किसी भी वस्तु में, जिस वस्तु में कंपन होता है उस वस्तु में ध्वनि ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर हम कंपन की बात करें, जो ठोस वस्तु होती है, ठोस वस्तु में कंपन अधिक होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। आइए ध्वनि के गुण के बारे में जानते हैं। आइए समझते हैं ध्वनि के गुण क्या है। ध्वनि के गुण आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी और तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, यानी तीन चीज़ें हैं। ध्वनि के तीन गुण हैं। पहला आवृत्ति, दूसरा है तीव्रता और तीसरा है तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति, तीव्रता और तरंगदैर्घ्य ध्वनि के तीन गुण हैं। ध्वनि के अगर उदाहरण देखें, जो संगीत होता है वो भी ध्वनि है। आवाज़, शोर होना, ये सब क्या है? ध्वनि है। हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ध्वनि है। हमारी आवाज़ जो आपको सुनाई दे रही होगी आपके फ़ोन में, तो वहाँ पे स्पीकर लगा होता है। आप देखते हैं कोई डीजे वगैरह चलता है तो स्पीकर में कंपन होती है, जिसमें जितने ज़्यादा कंपन होती है वो उतनी ही तेज़ी से आवाज़ करता है। ठीक है। ध्वनि का संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाव। ध्वनि से कैसे, यानी ध्वनि प्रदूषण से बचाव कैसे हो सकता है? ध्वनि का संरक्षण एक माध्यम में दबाव और घनत्व के परिवर्तन के रूप में होता है। ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती हैं। यानी जो ध्वनि तरंगे होती हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर जाती हैं। आइए आगे समझते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? देखिए, एक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ध्वनि के लिए किसी न किसी एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि वायु, जल या ठोस, यानी ठोस, द्रव, गैस, तीनों में कोई कम से कम एक अवस्था होने की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों के कंपन से उत्पन्न होती हैं। यानी जिस भी माध्यम में हो, चाहे ठोस में हो, द्रव में हो या गैस में हो, सभी माध्यमों में उनके कंपन के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण की गति विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे वायु में ध्वनि की गति लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में कितनी होती है? 330 मीटर, इसमें थोड़ी सी कम होती है। वहीं जल में ध्वनि की गति की बात करें तो जल में जो ध्वनि की गति होती है वो होती है 1480 मीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में 1400 मीटर जाती है। वहीं ठोस की गति की बात करें तो ये होती है 6000 मीटर प्रति सेकंड। यानी सबसे ज़्यादा जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है ठोस में। जैसे कि हमने कहा भी कि ठोस में कंपन ज़्यादा होता है, तो जब कंपन ज़्यादा होगा तो आवाज़ भी ज़्यादा होगी।
जल में थोड़े कम होते हैं, तो ठोस से थोड़ा कम उसका होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ठोस वस्तुओं में 6000 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि गति करती है, वहीं जल में यानी द्रव में 1480 है, लगभग 1500 मान लीजिए, और वायु में सबसे कम लगभग 350 के करीब है, 330। आइए आगे समझते हैं इस संपीड़न के बारे में। आइए समझते हैं संपीड़न है क्या। वस्तु के कंपन से जब माध्यम में उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस क्षेत्र को संपीड़न यानी जिसको सी से जो दर्शाते हैं कहते हैं। वस्तु के कंपन से जब माध्यम में उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इस क्षेत्र का संपीड़न यानी कंप्रेशन कहते हैं। संपीड़न में माध्यम के कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यानी ये जो कण होते हैं एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं, जिससे दबाव और घनत्व बढ़ जाता है और यह ध्वनि तरंगे के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संपीड़न और विरल जैसे रेयरफैक्शन दोनों ध्वनि तरंगों में प्रयास में महत्वपूर्ण, मतलब उसके प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से, देखिए यहाँ देख रहे हैं संपीड़न है और यहाँ विरल है। संपीड़न जो होता है, देखिए जितने ज़्यादा इसमें क्या होगा, घनत्व होगा, उतनी ही ज़्यादा जो है आवाज़ लाउडली होगी यानी विरल होगा। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ता है आवाज़ विरल होती चली जाती है। आगे वस्तु के कंपन से जब माध्यम में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तब उसे क्षेत्र को विरल कहते हैं। विरल को हम आर से डिनोट करते हैं। वस्तु के कंपन से जब माध्यम के निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तब उसे वस्तु इस क्षेत्र का विरल यानी रेयरफैक्शन, जिसको आर से डिनोट करते हैं, कहते हैं। आगे है विरलन। विरलन क्या है? विरलन में माध्यम के कण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे दबाव और घनत्व कम हो जाता है। यह ध्वनि तरंगे प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे समझिए, संपीड़न और विरलन दोनों ध्वनि तरंगों के प्रसार में महत्वपूर्ण हैं। संपीड़न उच्च दबाव और घनत्व का क्षेत्र है। विरलन निम्न दबाव और घनत्व का क्षेत्र है। आए ध्वनि तरंगे अभिलक्षण। ध्वनि तरंगे जो अभिलक्षण है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को दर्शाती है। यानी एक सेकंड में जो ध्वनि तरंगे हैं कितनी बार कंपन कर सकते हैं। जैसे ठोस में कहा गया है 6000 लगभग प्रति सेकंड, यानी जितने ज़्यादा कंपन हुआ उतनी ज़्यादा तीव्र ध्वनि हुई। तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो होता है, ध्वनि तरंगों को दो लगातार संपीड़नों या विरलनों की बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आयाम क्या होता है? यानी एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो ध्वनि तरंगों का आयाम उनकी तीव्रता को दर्शाता है। यानी आयाम जो होता है कितनी तीव्र गति से ध्वनि चल रही है, ये चीज़ बताता है। गति
यानी स्पीड जो होता है, ध्वनि तरंगों की गति माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। यानी किस माध्यम में है, ठोस में अलग रहेगा, द्रव में अलग रहेगा, गैस में अलग रहेगा। जैसे कि वायु में ध्वनि की गति लगभग 330 मीटर प्रति सेकेंड होती है, वहीं द्रव में आपकी 1480 होती है। कितनी होती है? तो 1480। वहीं ठोस की बात करें तो लगभग 6000 मीटर प्रति सेकंड होती है। आइए कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ। तरंगदैर्घ्य, वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध। तरंगदैर्घ्य देखिए, ध्वनि तरंग द्वारा, ठीक है, एक जो होता है, एक दौलत में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को एम्स्टर्म में मापते हैं, ए से दर्शाते हैं। अब देखिए तरंगदैर्घ्य होता क्या है। अब आगे है इसमें तरंग वेग। ध्वनि तरंग के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक है, दूरी को क्या कहते हैं? तरंग वेग कहते हैं। इसको v से दर्शाते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। आवर्तकाल, ध्वनि तरंगों द्वारा एक दोलन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसको t से दर्शाया जाता है। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है? ध्वनि तरंग द्वारा एकांक समय में किए गए, ठीक है, दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसको स्मॉल v से दर्शाते हैं। आगे समझिए, तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंग वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के में संबंध क्या है? यदि किसी माध्यम में संचरित हो रही ध्वनि के लिए तरंगदैर्घ्य ए, आवृत्ति और तरंग वेग तथा आवर्तकाल है। चूँकि ध्वनि तरंग द्वारा समय में तय की गई दूरी, यानी जो एकांक समय होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी के बराबर होता है। आवर्तकाल को आइए समझते हैं। आवर्तकाल एक तरंग के एक पूर्ण चक्र को पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। यह एक तरंग के रूप में संपीड़न और अगले संपीड़न के बीच के समय को भी दर्शाता है। आइए समझते हैं आवर्तकाल का सूत्र। आवर्तकाल का सूत्र क्या है, इसको जानते हैं। आवर्तकाल को जो टी से हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं, एक आवृत्ति, एक प्रति आवृत्ति जो फोकस यानी फोर्स होता है, जहां एफ बराबर, यानी टी क्या होता है? हमारा आवर्तकाल होता है, और एफ जो होती है आवृत्ति होती है। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है। जो आवर्तकाल का मात्रक होता है क्या होता है? सेकंड होता है। चलिए आगे समझते हैं श्रृंग और गर्त क्या होता है। श्रृंग, ध्वनि तरंग के संपीड़न क्षेत्र को श्रृंग कहते हैं। यानी जो ध्वनि तरंगे हैं उसके क्षेत्र को, जो संपीड़न क्षेत्र, उसी को हम श्रृंग कहते हैं, जहां दबाव और घनत्व अधिक होता है। अब जहां दबाव और घनत्व ज़्यादा होगा वहां ध्वनि भी ज़्यादा होगी। गर्त, ध्वनि तरंगों के विरलन क्षेत्र को गर्त कहते हैं, जहां दबाव और घनत्व कम होता है और वहां पर कंपन कम होगा और आवाज़ कम आएगी। ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता। तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि तरंग की ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ती है। प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के प्रति कानों की संवेदनशीलता को दर्शाती है जो
ध्वनि को सुनने की क्षमता को प्रभावित करती है। आइए आगे समझते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे। तरंग की दिशा और कंपन की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। तरंग के कण ऊपर नीचे या पार्श्व में कंपन करते हैं। उदाहरण के लिए जल तरंगे, प्रकाश तरंगे। आइए, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं? तरंग की दिशा और कंपन की दिशा एक ही दिशा में होती है तो तरंग के कण आगे पीछे कंपन करते हैं, उसी को हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। आप बात को समझिएगा जरा कि अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर क्या है। अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग की दिशा और कंपन की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है और तरंग के कण जो होते हैं ऊपर नीचे पार्श्व कंपन करते हैं, नीचे ऊपर कंपन करते हैं। दो अंतर है। और यहाँ अनुदैर्घ्य तरंगों में तरंग की जो दिशा होती है और कंपन की दिशा एक ही दिशा में होती है और ये आगे पीछे कंपन करते हैं, उसमें ऊपर नीचे, इसमें आगे पीछे। ठीक है। उदाहरण के लिए ध्वनि तरंगे और वायु में दबाव तरंगे। आइए इसको समझते हैं कि ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसको समझते हैं। तो पहला जो है माध्यम। माध्यम क्या है? ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, जैसे वायु में अलग होती है, जल में अलग होती है और ठोस में अलग। वायु में 330, जल में 1480 और ठोस में आपकी होती है लगभग 6000। तापमान। तापमान में भी ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। जैसे वायु में गति की चाल तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है और जब तापमान घट जाता है तो उसकी ध्वनि घट जाती है। आर्द्रता। वायु में आर्द्रता ध्वनि की चाल को प्रभावित कर सकती है। दबाव। ध्वनि की चाल दबाव पर निर्भर कर सकती है लेकिन इसका प्रभाव कम होता है। आइए आगे समझते हैं हम लोग ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन तब होता है जब ध्वनि तरंगे किसी सतह से टकराकर वापस आती हैं और यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमारे दैनिक जीवन में कई जगहों पर क्या होती है, देखी जा सकती है। उदाहरण, प्रतिध्वनि। जब हम किसी बड़े हॉल या खुले स्थान में बोलते हैं और हमारी आवाज़ वापस आती है तो यह ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। अब समझिएगा, यानी जब बड़े लॉज में, हॉल में आप लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं तो क्या होता है, आवाज़ उसमें गूंजती है, उसी को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि का परावर्तन जब ध्वनि तरंगे किसी दीवार या पहाड़ से टकराती हैं और वापस लौट आती हैं। जैसे खाली कमरे में अगर आप इसमें बोलते हैं तो आवाज़ यहाँ से बोल रहे हैं इधर मुंह करके, तो यहाँ जाती है, यहाँ से इधर, इधर टकराएगी, फिर इधर टकराएगी, फिर इधर, फिर इधर। इस तरह से ये आवाज़ें क्या हैं, आपस में टकराती रहती हैं। अब इसमें टकराने के क्रम में यहाँ पर क्या होता है, आवाज़ गूंजती है। ध्वनि का यहाँ पे आगे देखिए, ध्वनि के परावर्तन का अनुप्रयोग। पहला है ध्वनि रिकॉर्डिंग। ध्वनि के परावर्तन को नियंत्रित करके ध्वनि रिकॉर्ड की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। दूसरी, ध्वनि प्रणाली। ध्वनि के परावर्तन को ध्वनि में रखकर ध्वनि प्रणाली को डिजाइन किया जा सकता है। चले आगे समझते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि
का परावर्तन है जब ध्वनि तरंगे किसी सतह से टकराकर वापस आती हैं और हमें अपनी आवाज़ फिर से सुनाई देती है, ध्वनि, ठीक है, तो प्रतिध्वनि कहलाती है। वही ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि के प्रकार। श्रवण ध्वनि, मानव कान द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक व्यक्ति सुन सकता है। पराध्वनि, मानव कान द्वारा सुनी जा सकने वाली उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। वहीं अवध्वनि की बात करें तो मानव कान द्वारा नहीं सुनी जा सकने वाली निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि जो होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। यानी अगर कोई आवाज़ 20 हर्ट्ज से कम है तो मानव कान उसको नहीं सुन सकता है। पराध्वनि उत्पन्न करने वाले जंतु कौन से हैं, आइए इसको समझते हैं कि पराध्वनि को उत्पन्न करने वाले कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे में पराध्वनि उत्पन्न करने वाले जो पहला जीव है डॉल्फिन। डॉल्फिन पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके अपने शिकार को ढूंढती है और अपने समूह के साथ संवाद करती है। यानी अपने समूह के साथ वार्ता करने के लिए और अपने शिकार को ढूंढने यानी उनका पहचानने के लिए डॉल्फिन किसका प्रयोग करती है, तो पराध्वनि का। चमगादड़ पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके अपने शिकार को ढूंढती है और अपने रास्ते को निर्धारित करती है। कुछ प्रकार के व्हेल, जो व्हेल मछली होती है, कुछ प्रकार की व्हेल भी पराध्वनि तरंगे का उपयोग करके संवाद करती हैं और अपने शिकार को ढूंढती है। इन जंतुओं में पराध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है जो उन्हें अपने पर्यावरण में नेविगेट करने और शिकार करने में मदद करती है। मनुष्य के कान के भाग कौन कौन से, आइए इसको समझते हैं। जो मनुष्य का जो कान होता है उसके भाग क्या क्या हैं। तो पहला देखिए बाहरी कान। जो बाहरी कान होता है उसको पिन्ना बोलते हैं। ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करने के लिए इसका मतलब इनका कार्य क्या होता है, जो बाहरी कान होते हैं ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करना। कर्णनलिका यानी ईयर कैनाल जो होता है ध्वनि तरंगों को मध्य कान तक पहुंचाने का इसका काम होता है। मध्य कान क्या है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कान तक पहुंचाने के लिए जिसमें 3 छोटी हड्डियां मेलियस, इंकस और स्टेपस होती है। स्टेपस जो है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी मानी जाती है। आंतरिक कान ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए जिसमें कॉक्लियर और वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। मनुष्य के कान का कार्य करने की विधि यानी जो उनके कान हैं किस तरह से कार्य करते हैं, आइए इसको जान लेंगे इस वीडियो में। ध्वनि तरंगों का संग्रह बाहरी कान ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है और उन्हें कर्ण नसिका तक भेजता है। वहीं ध्वनि तरंगे जो संचरण होता है कर्णनलिका ध्वनि तरंगों को मध्य कान तक पहुंचाने का काम करती है यानी पहुंचाती है।
ध्वनि तरंगों का प्रवर्धन माध्यम कान में 3 छोटी हड्डियां जिसको मेलियस और इंकस और स्टेपस कहते हैं, ध्वनि तरंगों को प्रवर्धित करती है और उन्हें आंतरिक कान तक पहुंचाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।